दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गुरुजी ऑनलाइन पर। सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2026 चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन और यहाँ से ग्राफ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगले 10 मिनट में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन से पूछे जाने वाले सारे ग्राफ्स के बारे में। तो आइए समय बिना खराब किए शुरू करते हैं। पहला ग्राफ जो आपका आता है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे आता है। इसका आप लोग मतलब समझिए। देखिए ग्राफ जो बनाया जा रहा है, मैंने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर को लिया है केल्विन में और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर को लिया है। ठीक है, ठीक। अब आप अगली बात समझिए। होता क्या है कि ये मैंने यहाँ पे एक साइन लगाया हुआ है 1 atm। चाहे कोई भी सॉल्वेंट हो या कोई भी सॉल्यूशन हो, जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm हो जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। अब कहानी क्या होती है थोड़ा सा समझते हैं। मेरे पास इस कंटेनर के अंदर क्या है, एक सॉल्वेंट है, वाटर भर लिया मैंने, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक, सही है। अब प्योर में बंद कर दिया, इसे हीट किया, वेपर्स बनेंगी और जो वेपर्स बनेंगी वो वेपर इस लिक्विड की सरफेस पे ऊपर से प्रेशर डालेंगी, जिसे अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब मेरे पास दो कंडीशन है। अगर मैं इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट घोल दूं, पानी के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो खुद तो वेपोरेट होगा नहीं, खुद भी इवेपोरेट नहीं होगा, लेकिन जहां जहां पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वहां से ये वाटर को भी इवेपोरेट नहीं होने देगा। मतलब पानी के अंदर जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को घोल दिया तो पहले के कंपैरिजन में वेपर्स कम बनेंगी, और वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जब उसके अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट घोल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को लिया है केल्विन में और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर को ले लिया है atm में। अब यहाँ पर दो साइन हम मान लेते हैं। सपोज कि मैंने ये साइन मान लिया कि ये मैं मान रहा हूँ कि वेपर प्रेशर किसका है भाई, ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है। देखो इस एक्सिस पे देखो, यहाँ पे आ रहा है। अब अगर इस सॉल्वेंट के अंदर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट घोल दूंगा तो इसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। अब पहले से कम हो जाएगा तो मैं एक साइन नीचे लगा ले रहा हूँ। ये वेपर प्रेशर किसका हो गया, सपोज कम हो गया घोलने के बाद में, ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का हो गया। ये प्योर सॉल्वेंट का था और ये सॉल्यूशन का था। अब मैंने जब इसे धीमे 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 हीट किया तो इसका हीट करने से वेपर्स ज़्यादा बनेंगी। जब मैं हीट करूँगा तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगी, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो जब हीट किया, अभी हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट को हीट किया और हीट करते 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 इसका वेपर प्रेशर बड़ा 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 बढ़ते बढ़ते अब किसके इक्वल हो गया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो यानी ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे। एक्स एक्सिस पे अगर मैं इसे देखूँ, चलो डॉटेड लाइन ले लेते हैं। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस पे देखूंगा तो ये यहाँ पे आके मिलेगा, यानी यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ये कहलाएगा क्या, TB बॉइलिंग टेम्परेचर। नॉट लगा दिए किसका, सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर है। क्या है भाई, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर है। अब जब मैंने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट घोला तो इसका प्रेशर कम होकर नीचे आ गया। अब नीचे आ तो गया, लेकिन जब मैं इसे हीट करूंगा तो ये भी तो धीमे 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 इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होगा, मैं इसे कल दूसरे पेन से बना के देखता हूँ। तो अब ये भी इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होते होते इंक्रीज, चलो ये पेन नहीं चल रहा है, मैं इसी से काम चलाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये धीमे 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 क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। पेन और भी है हमारे पास, ठीक है, इससे कर लेते हैं। तो ये धीमे धीमे, अरे सारे ही पेन खराब हैं, चलो ये धीमे धीमे इंक्रीज होगा और ये भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज होके कौन है,
सॉल्यूशन। अब इसका इंक्रीज होके भी ये भी क्या होगा, एक पोजीशन पे आके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और ये बॉयल करना शुरू कर देगा। ये कौन बॉयल करेगा यहाँ पे जाके, ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कहाँ देखते हैं, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। इसे मैं देखूं कि एक्स एक्सिस पे कहाँ मिलता है, तो ये रहा मेरा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को मैंने टी भी लिखा है, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को मैंने टी लिखा है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक्स एक्सिस पे ये टेम्परेचर कम है और ये टेम्परेचर ज़्यादा है। इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो ये टेम्परेचर कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पहले सॉल्वेंट का ये था, अब कितना हो गया, ये हो गया। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, टी बी माइनस टी वी नॉट, मतलब ज़्यादा वाले बॉइलिंग पॉइंट से कम वाला बॉइलिंग पॉइंट मैंने माइनस कर दिया, यही कहलाता है डेल्टा टी वी। तो क्या है भाई ये हमारा डेल्टा टी बी, बोले तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाया जाता है, आपने पढ़ रखा होगा, डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी इंटू एम। एम यहाँ पर मोललिटी है, इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इल्यूविस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो ऐसा ग्राफ हमारा किसका हो गया, दिखे आपको तो आप समझ जाएंगे किसका ग्राफ है भाई ये ग्राफ आपको बिलोंग करता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझते हैं। फिर से वही ग्राफ मैंने लिया है, एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया टेम्परेचर, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर ले लिया, बाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, वेपर प्रेशर ले लिया। एक्स पे मैंने टेम्परेचर लिया है, बाई पे मैंने वेपर प्रेशर लिया है, ठीक है। अब ये प्रेशर देखो, ये इस प्रेशर पे सॉल्वेंट फ्रीज होना स्टार्ट हो। अब समझो क्या होगा, कोई भी पानी है मेरे पास, कुछ वाटर है, फ्री में मिल जाता है, मैंने इसे फ्रीजर में रखा, ऐसे थोड़ी ना फ्रीज हो जाएगा, फ्रीजर में रखूंगा, धीमे धीमे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा मतलब वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, और जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होने से वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तब आइस बनेगी। तो अब यहाँ पर क्या कहानी है कि यहाँ पे कोई, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये कोई वेपर प्रेशर रहा होगा, किसका, सॉल्वेंट का। वेपर प्रेशर ये है ना, देख रहे हो कितना हाई वेपर प्रेशर है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखो इस एक्सिस पे यहाँ मैच कर रहा है, ऊपर को जाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है ना, यहाँ पे ये बढ़ रहा है भाई एक्सिस पे, तो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब मैं पीछे को लौट रहा हूँ, देखो इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, वापस आ रहा हूँ तो टेम्परेचर कम हो रहा है, इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर आने पे टेम्परेचर कम हो रहा है। तो मैं जब इस साइड में चल रहा हूँ टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है, समझ रहे हो। मैं उल्टा वापस आ रहा हूँ, मैं इधर आ रहा हूँ तो टेम्परेचर कम हो रहा है, देखो टेम्परेचर कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। अब जब मैं इसका टेम्परेचर कम करूँगा, वेपर प्रेशर कम करूँगा, तो वेपर प्रेशर धीमे धीमे टेम्परेचर कम होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा, और यहाँ पे आके ये जो सॉल्वेंट था वो फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आके सॉल्वेंट क्या हो गया, फ्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो दिख रहा है, ये जो कर्व दिख रहा है, ये वेपर प्रेशर है फ्रोजन सॉल्वेंट का। मतलब जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होकर यहाँ पे आता है, वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे आते आते पूरी तरह फ्रीज रहता है। यानी ये वो रेंज है जिस रेंज के बीच सॉल्वेंट फ्रीज हो जाता है, सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो ये सॉल्वेंट का क्या था भाई, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर कम करने से धीमे 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 डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होकर ये फ्रोजन स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, फ्रीज हो गया। अब मैं इसे एक्स एक्सिस पे देखूंगा, अगर मैं यहाँ इसे मिलाऊं, ऐसे करके मैं मिलाऊं, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, टी एफ, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का, तो मैं नॉट लगा देता हूँ, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है ये टी नॉट एफ। ठीक, अब पुरानी कहानी, अब सॉल्वेंट में जब मैं कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट घोलूंगा, सिंपल सी बात, पानी के अंदर नमक घोल दिया, वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया मैंने, अब इसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ना तो खुद इवेपोरेट होगा और ना सॉल्वेंट को होने देगा, मतलब बाधा उत्पन्न करेगा। अब क्या हुआ, तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, जब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया तो डेफिनेट सी बात है ये पहले से कुछ कम होगा, क्योंकि ये वेपर प्रेशर ज़्यादा है और ये वेपर प्रेशर कम है। देखो ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे आ रहा था, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करने से
सॉल्यूशन बना, उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे आ गया, मतलब कम हो गया। ठीक है, अब फिर से वही कहानी, मैंने फ्रीजर में रख दिया, फ्रिज के अंदर धीमे धीमे टेम्परेचर कम होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब टेम्परेचर भी कम हो रहा है, अब वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, और यहाँ पे आके ये इससे मिल गया। ये जो सॉल्यूशन था यहाँ पे आके फ्रोजन स्टेट, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होते 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 फ्रोजन स्टेट के वेपर प्रेशर से मैच कर गया, यानी ये सॉल्यूशन यहाँ पे आके फ्रीज हो गया। अब फ्रीज हो गया तो इस टेम्परेचर को देख लेते हैं। ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे TF, नॉट नहीं लगाएंगे, TF। अब इधर से आप जाओगे तो देख लो भाई साहब, ये TF कम है और TF नॉट ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस जो है कैसे निकालोगे, ज़्यादा वाले में से, मतलब T नॉट F में से क्या माइनस करना है, TF को माइनस करना है, तो ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा, डेल्टा TF, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया। ये जो मेरा था, ये जो गैप देख रहे थे आप, ऊपर क्या था, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नीचे ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा TV, यही डेल्टा TV है। यहाँ क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा TF, यही डेल्टा TF है, ये जो डिफरेंस है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है भाई, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, न्यूमेरिकल्स निकालते हैं इससे, वो आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का इस तरह का ग्राफ दिखाई पड़े, आप समझ जाना कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले ज़्यादा था, सॉल्यूशन बनने से वेपर प्रेशर कम हो चुका है, दोनों फ्रीज हो रहे हैं। ये किसका ग्राफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये दो ग्राफ आपको समझ में आई, होप समझ में आए होंगे। अब बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है आपका। शानदार क्वेश्चन क्या है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब समझ लो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। कोई भी सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करता है वो कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन, जो लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये मार्कर थोड़ा मुझे डिफरेंट कलर का चाहिए था, लेकिन नहीं है भाई लोगों, हम ऐसी काम चला लेते हैं, वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब समझिए, इस एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, वेपर प्रेशर ले रखा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ूंगा वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये भी सेम है, ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। इस एक्सिस पे मैं ऊपर जाऊंगा तो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। इधर भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इधर भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इस एक्सिस पे लिया है मैंने मोल फ्रैक्शन। किसी सॉल्यूशन में चाहे एक कंपोनेंट हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक कोई कंपोनेंट ए है जिसका मोल फ्रैक्शन 1 है, इधर जीटा ए भी कह देते हैं, एक्स ए भी कह पढ़ लेते हैं लोग कुछ, तो ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, यानी यहाँ पर अभी यहाँ पे प्योर ए है, बी का मोल फ्रैक्शन 0 है, बी है ही नहीं। इस पॉइंट पे कौन है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ ए है, बी है ही नहीं। अब ध्यान दो, इधर मैं जब जाऊंगा यहाँ पे प्योर ए है, इधर जाने पे क्या हो रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। अब बी का अगर बढ़ेगा तो ए का घटेगा, क्योंकि दोनों का सम ऑलवेज कितना होगा, 1। यहाँ पे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, बी का 0 है, और दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैं जब आगे बढ़ूंगा तो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए का घटेगा। तो इधर जाने पे, आगे जाने पे बी कंपोनेंट है, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है ए एंड बी, एक को सॉलिड मान लो, एक को सॉल्वेंट मान लो, जो भी मानना चाहो। तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा और ए का मोल फ्रैक्शन घटेगा। ठीक है, अब हम इधर आते हैं, इधर आने पे ए है ही नहीं हमारे पास, यहाँ तो सिर्फ बी भी है, तो इधर जाएंगे तो ए बढ़ेगा। अब जब ए बढ़ेगा तो बी घटेगा। समझ में आई बात, ए सेम कहानी ऊपर है, ए सेम कहानी नीचे, मैंने बना के रखा है टाइम बचाने के लिए। अब हम काम की बात करते हैं। यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ बी के प्रेशर को, मैं इस समय बी का प्रेशर देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ तो प्रेशर कम है, यहाँ लगा रहा हूँ और ज़्यादा है, यहाँ लगा रहा हूँ और ज़्यादा है, यहाँ लगा रहा हूँ और ज़्यादा है, मतलब जैसे जैसे एक्सिस पे ऊपर बढ़ूंगा प्रेशर बढ़ेगा। मैंने निशान यहाँ पर लगाया तो वेपर प्रेशर मतलब बिल्कुल बॉटम पे 0 है। वेपर प्रेशर 0 किसका होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन 0 है। तो ये वेपर प्रेशर किसका आ गया, बी का। अब मैं जब आगे बढ़ूंगा तो धीमे धीमे बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो बी का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आइडियल कंडीशन क्या है, मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रहा हूं, ये
यहाँ से मैं आगे गया, यहाँ पे B 0 था, B थोड़ा सा बढ़ गया तो वेपर प्रेशर भी थोड़ा बढ़ गया, B और बढ़ा वेपर प्रेशर और बढ़ गया, B और बढ़ा वेपर प्रेशर और बढ़ गया, B और बढ़ा वेपर प्रेशर और बढ़ गया, B के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़, अब यहाँ पहुँचते पहुँचते देखो प्रेशर ये हो चुका है। तो ये किसकी, ये लाइन किसे शो कर रही है, ये लाइन B के वेपर प्रेशर को शो कर रही है कि जब B बिल्कुल नहीं था तो प्रेशर 0 था, और जब B 100% पूरा का पूरा B है तो प्रेशर यहाँ पे आ गया। ये किसका प्रेशर है, ये B का प्रेशर है प्योर स्टेट में। जब B प्योर होगा तो उसका प्रेशर ये होगा। अब इधर से आ जाओ, यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना हुआ, 0 0 0 किसका होगा, जो कंपोनेंट 0 है। कौन 0 है भाई, A। तो यहाँ पे A 0 है, यानी A का वेपर प्रेशर 0 है। अब मैं इधर बढ़ूंगा तो A का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, A का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो A का प्रेशर बढ़ेगा, और आगे जाऊंगा A का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ A का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। तो मैं इधर जाने पे क्या हो रहा है, A का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और A का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये लाइन जो मैं बनाने जा रहा हूँ शो कर रही है B के मोल प्रेशर को, सॉरी B के पार्शियल प्रेशर को। आगे जाने पे क्या हो रहा है भाई, B का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, B का प्रेशर भी बढ़ रहा है, B का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आते आते अब मेरे पास क्या है, मैं उल्टा बोल गया, अभी यह A की बात चल रही है, यहाँ A का मोल फ्रैक्शन 0 था, आगे आने पे A का प्रेशर बढ़ रहा है, और आगे जाते 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 ये किसका प्रेशर है, A का है, क्योंकि यहाँ पर प्योर A है। तो ये प्रेशर, पार्शियल प्रेशर A का है प्योर स्टेट में। अब आगे बात करते हैं राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। अब मैं इन दोनों लाइन को, ये किसका प्रेशर है, प्रेशर ऑफ B, ये किसका प्रेशर है, प्रेशर ऑफ A। अब दोनों लाइंस को मैंने मिला दिया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, इन दोनों लाइंस को मैंने मिला दिया, ये हो गया टोटल प्रेशर। राउल्ट्स लॉ कहता है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ, अब प्रेशर तो वैसे तो प्रेशर ऑफ क्या हुआ समझ लो पहले जरा, प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B ऐसे होगा। लेकिन यहां पे मुझे क्या समझना है, यहां पे समझने वाली बात यह है कि मैं अगर इस पॉइंट पे ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है टोटल प्रेशर को, मैं इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर देखना चाहूं तो मैं इस पॉइंट पे देखूंगा A का मोल फ्रैक्शन कितना है और B का मोल फ्रैक्शन कितना है, क्योंकि इस पॉइंट पे A का मोल फ्रैक्शन कुछ और होगा, B का मोल फ्रैक्शन कुछ और होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे A और B का मोल फ्रैक्शन देखूं, देखो यहाँ पे इधर से इधर जा रहे हैं, अभी A का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि इस साइड में A का मोल फ्रैक्शन 100% है, तो इधर से जा रहे हैं, इधर A का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, B का कम होगा। अब इसके नज़दीक पहुँच गए, यहाँ B 100% B है, अब B का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, A का कम है। तो मुझे अगर इस पॉइंट पे पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, A का, तो क्या लिखूंगा मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो इस वाले पॉइंट पे ये क्या हो गया, A का पार्शियल प्रेशर। इसी वाले पॉइंट पे अगर मैं B का पार्शियल प्रेशर निकालूं तो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो मैंने क्या निकाला इस पॉइंट पे, ये A का क्या है भाई, पार्शियल प्रेशर। इस वाले पॉइंट पे ये क्या है, B का पार्शियल प्रेशर, और दोनों का सम किसके इक्वल होगा भाई, दोनों का सम इक्वल हो जाएगा सॉल्यूशन के प्रेशर के, यानी टोटल प्रेशर के। ये राउल्ट्स लॉ है। इस पॉइंट पे देखूं अगर मैं, तो फिर वही बात, इस पॉइंट पे A का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, A का मोल फ्रैक्शन इनटू A का प्रेशर। इस वाले पॉइंट पे B का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, B का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इस वाले पॉइंट पे टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, A का पार्शियल प्रेशर और B का पार्शियल प्रेशर। ये कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन की है, समझ में आ रही बात, ये कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन की है। लेकिन मुझे तो नॉन आइडियल पढ़ना है, सर आइडियल क्यों पढ़ा दिया, अरे भाई आइडियल पढ़ोगे तभी तो नॉन आइडियल समझ में आएगा। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, वो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। ये दिख रहा है लाइन, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रही है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, क्यों, आप समझो मेरी बात को, दो टाइप का डेविएशन दिखा सकते हैं वो। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो एक तो दिखा सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन। सर ये क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो पार्शियल प्रेशर आप A का एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे, लेकिन एक्चुअल में उससे ज़्यादा होगा।
जो बी का प्रेशर आप राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग देख रहे हो एक्चुअल में उससे ज़्यादा होगा। जो टोटल, मेरी बात समझ रहे हो, जो आप ए का प्रेशर राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा है एक्चुअल वाला उससे ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव। जो बी का प्रेशर आप निकाल रहे हो, यहाँ से निकाल रहे हो ना, ये आपने क्या निकाला, ए का पार्शियल प्रेशर, लेकिन एक्चुअल प्रेशर इससे ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ये क्या निकाल, इस पॉइंट पे आपने ए का निकाला पार्शियल प्रेशर, लेकिन एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर इससे ज़्यादा हो, पॉजिटिव डेविएशन। इस पॉइंट पे ये क्या है, बी का पार्शियल प्रेशर निकाला, इस पॉइंट पे बी का पार्शियल प्रेशर ये है, लेकिन बी का पार्शियल प्रेशर एक्चुअल में इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव डेविएशन। तो अब ये होता कब है, सपोज मेरे पास एसीटोन है CH3COCH3, मैंने इसमें इथाइल अल्कोहल मिला दिया, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, है ना। तो एसीटोन मेरे पास था, अल्कोहल मतलब शराब पीने, पॉजिटिव बाइट्स आती है ना, इंसान डिप्रेशन में भी हो तो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट से फील करने लगता है, तो अल्कोहल मिलाया, पॉजिटिव डेविएशन होगा। याद करने का तरीका बता रहा था मैं, पीने की बात नहीं हो रही तो ये क्या है भाई, एसीटोन, एसीटोन में क्या मिलाया हमने, इथाइल अल्कोहल। अब हुआ क्या कि एसीटोन की वेपर बनेंगी और ये भी वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ये भी वोलेटाइल हो, ये भी वेपर बनाएगा, और दोनों वेपर बनाएंगे तो वेपर्स ज़्यादा हो जाएंगी, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये जो आपको दिख रहा था कि ए का प्रेशर ये होना चाहिए, लेकिन अगर आपने दोनों वोलेटाइल ले रखे हैं, एसीटोन के अंदर वोलेटाइल लिक्विड मिला रखा है, हाईली वोलेटाइल इथाइल अल्कोहल, तो ए का प्रेशर ये ना हो कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये किसका, ए का नहीं है, बी का है। किसका है ये, डॉटेड लाइन दिखा देता हूँ, डॉटेड की जरूरत नहीं है, जो सीधी वाली लाइन है वो आइडियल की है, और जो कर्व्ड लाइन है हमारी वो पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रही है, ठीक है। ऐसे ही ये किसका प्रेशर है भाई, ये प्रेशर है बी का, बी है ना यहाँ पे, ये किसका है, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे ए का 0 है, तो ये प्रेशर ए का है। कोई गलती मैंने बोल दिया हो तो उससे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे प्योर ए है, ये नहीं है, बी है, सॉरी, बी 0 है तो प्रेशर भी 0 है, यानी ये लाइन बी की है। यहाँ पे ए 0 है तो प्रेशर भी 0 है, ये लाइन ए की है। तो राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग ए का प्रेशर ये है, लेकिन एक्चुअल में प्रेशर क्या हुआ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो ये क्या दिखा रहा हूँ मैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ भैया, मतलब जो प्रेशर हमारा किसका था, बी का था, बी का ये राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग था, ये एक्चुअल है। ए का प्रेशर ये स्ट्रेट लाइन राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग थी और ये एक्चुअल है। और ये टोटल प्रेशर कैसा था, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग था, और ये टोटल प्रेशर कैसा हो गया भाई हमारा, एक्चुअल हो गया। अब पॉजिटिव डेविएशन क्यों बोल रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन इसलिए बोल रहे हैं कि अब इस कंडीशन में जो टोटल प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। किससे, किसी भी पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जब आप ए का पार्शियल प्रेशर निकालोगे, जब आप बी का पार्शियल प्रेशर निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, लेकिन टोटल प्रेशर उससे ज़्यादा होगा, तो ये क्या है भाई, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसमें टाइम नहीं लगेगा भाई, सेम कहानी है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे बी 0 है, बी का प्रेशर भी 0 है। धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तो बी क्या होगा, देखो बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो बी का प्रेशर भी बढ़ेगा। यहाँ पे प्रेशर कम, ज़्यादा, ज़्यादा और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे प्रेशर, मिनिमम प्रेशर किसका है, बी का अमाउंट 0 है, बी का प्रेशर भी 0 है। अब मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रहा हूँ, तो प्रेशर किसका दिखा दिया मैंने, बोलो भाई, बी 0 था, धीमे धीमे बी यहाँ पे 0 था, अब धीमे धीमे बी बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे बी का प्रेशर ये रहा, इस पॉइंट पे बी का प्रेशर ये है, इस पॉइंट पे बी का प्रेशर ये है। धीमे धीमे बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ा, प्रेशर बढ़ गया। स्ट्रेट लाइन है, आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ए 0 है तो ये प्रेशर भी 0 है, किसका हो गया, ए का। इधर जाने पे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, इधर जाने पे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ए का प्रेशर भी बढ़ेगा, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ए का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ से मैं जब आगे जा रहा हूँ, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ए का प्रेशर बढ़ रहा है, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो ये यहाँ पे आगे क्या बन चुका है, जो हमारा ए 0 था यहाँ पे प्योर ए है, तो इट इज़ द प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इट इज़ द प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाऊंगा, ये क्या है भाई, ये बी का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर किसका, बी का।
ये पार्शियल प्रेशर ए का। अब मैंने दोनों को मिलाया, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को दोनों को मिला देता हूँ मैं। जो दोनों को मिलाता हूँ तो ये मुझे मिल गया टोटल प्रेशर। क्या मिल गया? ये टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, मान लिया इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट पे मुझे ए का प्रेशर चाहिए, इस वाले पॉइंट पे ए का प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस वाले पॉइंट पे मुझे बी का प्रेशर भी चाहिए, तो प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और दोनों का सम कर दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। ये रॉल्स लॉ है जो अभी फॉलो हो रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन था। अब अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं निगेटिव डेविएशन। निगेटिव थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ टॉपिक आप एक बार में ऐसा पढ़ें कि बार बार ना पढ़ना पड़े। अब मैंने एसीटोन में पढ़ लेना कहीं से, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में यहीं से आ जाएगा। अब एसीटोन में अगर मैं क्लोरोफॉर्म मिला दूँ, ऐसा ना क्लोरोफॉर्म को बेहोशी आने लगती है, नेगेटिव थिंकिंग, कहता है सो जाओ आदमी, कहता है लेट जाओ, पड़ जाओ, गिर जाता है। तो क्लोरोफॉर्म मिलाया, एसीटोन में इथाइल अल्कोहल मिलाया, पॉजिटिव बायो साइन, पॉजिटिव डेविएशन। एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिलाया, नेगेटिव बायो साइन, नेगेटिव डेविएशन। अब होगा क्या? ये तो आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रही है। लेकिन एसीटोन को जब मैं क्लोरोफॉर्म मिलाऊंगा तो ये जो आपको दिख रहा है बी का प्रेशर स्ट्रेट लाइन में, लेकिन बी का प्रेशर यहां ना होकर इससे कुछ कम होगा। होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन वाला, लेकिन है कौन सा? ये होगा। एक्चुअल में ये होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल का उससे कुछ कम है, नेगेटिव डेविएशन। ये प्रेशर ए का होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या है? इससे कुछ कम है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, टोटल प्रेशर ये होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल प्रेशर इससे कुछ कम है, नेगेटिव डेविएशन। तो ये तो हमने लिखी थी आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन। नेगेटिव डेविएशन में जो टोटल प्रेशर होगा कैसा होगा? कम होगा। ए के पार्शियल प्रेशर और बी के पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के इक्वल हो गया, राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है, आइडियल सॉल्यूशन है भाई। लेकिन ये दोनों प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। टोटल प्रेशर कम हो गया किससे? ए के पार्शियल प्रेशर और बी के पार्शियल प्रेशर के सम से टोटल प्रेशर कम हो गया, तो ये कहलाएगा नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो ये आई होप समझ में आपको आ गया होगा। तो छोटी सी दो बातें और कर लेते हैं हम लोग। इसमें सब बता दिया मैंने, इसमें सब बता दिया, मोल फ्रैक्शन हो गया, एग्जाम्पल इनके लर्न कर लेना। ग्राफ पे क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं आता है। हेनरी लॉ बहुत सिंपल। पार्शियल प्रेशर क्या दिखाया मैंने? एक्स, मोल फ्रैक्शन, सॉरी पार्शियल प्रेशर पी, मोल फ्रैक्शन एक्स। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? मोल फ्रैक्शन। और हेनरी लॉ में बाई एक्सिस पे लिया है पार्शियल प्रेशर। इस वाले पॉइंट पे देखो, ये रहा प्रेशर, ये रहा मोल फ्रैक्शन। इस पॉइंट पे देखो, ये रहा प्रेशर, ये रहा मोल फ्रैक्शन। इस वाले पॉइंट पे देखो, ये रहा प्रेशर, ये रहा मोल फ्रैक्शन। मतलब प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन भी लगातार बढ़ रहा है। तो जब पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलने वाली है भाई? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है? कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट KH इंटू एक्स आ जाएगा। KH क्या है? ये जो इसका स्लोप है, इसका जो स्लोप होता है वही हमारा KH है। ये जो इसका स्लोप है ये हमारा क्या होता है? KH। KH को हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हेनरी लॉ का ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ये हमारा न्यूमेरिकल आते हैं इस पर। एक्स यहाँ पे क्या है? हमारा मोल फ्रैक्शन है, और स्लोप, इस ग्राफ का जो स्लोप है भाई हमारा KH होता है। अब KH पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक और हेनरी लॉ से रिलेटेड ग्राफ है। इधर इस साइड मैंने प्रेशर लिया है एक्स पे, बाई पे सॉल्युबिलिटी ली है। अब फिर वही बात, प्रेशर भी इस एक्सिस पे देखेंगे, प्रेशर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी बढ़ी। यहाँ देखें, प्रेशर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी बढ़ी। यानी जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं प्रेशर सॉल्युबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं। तो मैंने लाइन खींची इस तरह से, ये क्या शो कर रही है? कि प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ये ग्राफ मैं सपोज मान लेता हूँ ऑक्सीजन का है। एक और लाइन खींची मैंने, फिर क्या हो रहा है? प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ये ग्राफ मैं N2 का मान लेता हूँ। फिर प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ये ग्राफ मैं हीलियम का मान लेता हूँ। तो तीनों केसेस में प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच जब मैंने ग्राफ लिया तो प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी है? देखो इस एक्सिस पे मैच करोगे, मैक्सिमम ऑक्सीजन की है, उससे कम नाइट्रोजन की है, उससे कम हीलियम की है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों?
क्योंकि सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट, ये है हमारा हेनरी कांस्टेंट और ये क्या है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हेनरी कांस्टेंट जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ध्यान रखना, इस पर बहुत क्वेश्चन आया है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब इसका हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम होगी। इसकी सॉल्युबिलिटी घट गई मतलब KH बढ़ गया, हेनरी कांस्टेंट बढ़ गया। इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है क्योंकि हेनरी कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसे पूछ सकता है कि इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, ऑक्सीजन की। सबसे कम हेनरी कांस्टेंट किसका है, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है हेनरी कांस्टेंट कम होगा। या फिर सबसे ज़्यादा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किस गैस के लिए होगी। तो आपको दिख रहा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, अतः इसका हेनरी कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। आई होप अच्छा लगा हो। तो अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, लाइक कमेंट कर देना भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।